नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। पेश है दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सुर्खियों के साथ। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सख्त, सुप्रीम कोर्ट गंभीर वायु प्रदूषण स्तर में कमी लाने के लिए लॉकडाउन का दिया सुझाव। दिल्ली सरकार ने आपात बैठक कर एक हफ्ते के लिए स्कूलों को बंद करने और सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का किया ऐलान। अमेरिकी सीनेटर जॉन कॉर्निन के नेतृत्व में अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र के अलावा आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर हुई बातचीत। कोविड महामारी से निपटने के लिए भारत के प्रबंधन को सराहा। हिंदी के प्रचार प्रसार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जोर। वाराणसी में पहले अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री का संबोधन। कहा, क्षेत्रीय भाषा तभी सशक्त होगी जब हिंदी होगी समृद्ध। मुसाफिरों को राहत देने के लिए रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए स्पेशल टैग हटाने का निर्णय। महामारी से पहले वाली टिकट कीमतों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 62 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से किया सम्मानित। नीरज चोपड़ा, रवि कुमार और मिताली राज समेत 12 खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित। भाविना पटेल, हरविंदर सिंह समेत 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी को आपात स्थिति करार देते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा है कि वो वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए आपात कदम उठाएं। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है और बिगड़ती वायु गुणवत्ता ने लोगों को घर पर भी मास्क पहनने के लिए मजबूर कर दिया है। अदालत ने इसका भी संज्ञान लिया है कि राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल खुल गए हैं, ऐसे में प्रशासन से वाहनों को रोकने या लॉकडाउन लगाने जैसे तत्काल कदम उठाए जाने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन जैसे उपायों को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी। इस बीच दिल्ली सरकार ने सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद रखने का ऐलान किया है। 14 से 17 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन इक्विटी का काम भी बंद किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और इसके बाद इस बात का ऐलान किया है। 4 कदम आज हम लोगों ने डिसाइड किए हैं। एक तो ये कि सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल फिजिकल बंद किए जा रहे हैं। वर्चुअल क्लासेस चलेंगी, लेकिन फिजिकली स्कूल बंद किए जा रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को घर से बाहर ना निकलना पड़े और उनको पोल्यूटेड एयर में सांस ना लेनी पड़े। दूसरा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को 14 से 17 ये दिखा रहा है जो वेदर फॉरकास्ट है कि 14 तारीख से 17 तारीख तक हवाएं नहीं चलेंगी और वो पराली का धुआं तो आता रहेगा। तो ऐसा लग रहा है कि उस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इस दौरान कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बंद किया जाएगा। तीसरा, जितने सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है 100%। और इधर मणिपुर में सेना की टुकड़ी पर हमले की खबर है। चुराचांदपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमले में कमांडिंग ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हो गए। हमले में सीओ के परिवार के 2 सदस्यों की मौत हुई है। घात लगाकर किए गए इस हमले में 4 लोग घायल हो गए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मणिपुर में सेना के काफिले पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति संवेदना जताई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे कायरतापूर्ण हमला बताते हुए कहा कि इसके दोषियों को जल्द ही न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। रक्षा मंत्री ने ट्वीट करके कहा कि मणिपुर के चुराचांदपुर में असम राइफल्स के काफिले पर कायराना हमला बेहद दुखद और निंदनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने से आज अमेरिकी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों में निहित भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने में अमेरिकी संसद के समर्थन और रचनात्मक भूमिका की सराहना की। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सेनेटर जॉन कॉर्नेर ने किया और इसमें माइकल क्रेपो थॉमस, ट्रिबल विले और माइकल ली शामिल थे। इसके अलावा अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य टोनी गोंजालेस और जॉन केल्विन एलिजे भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हुए। कॉर्नेर भारत और भारतीय अमेरिकी सीनेट गुट के सह संस्थापक और सह अध्यक्ष हैं। प्रतिनिधिमंडल ने बड़ी और विविध जनसंख्या चुनौतियों के बावजूद भारत में कोविड-19 की स्थिति के शानदार प्रबंधन को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली एक शताब्दी में आई इस सबसे बड़ी महामारी से निपटने में देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित जन भागीदारी ने प्रमुख भूमिका निभाई। इस मुलाकात के दौरान दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत क्षेत्रीय और आपसी हित के मुद्दों पर गर्मजोशी के साथ खुली चर्चा हुई। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला जैसे समकालीन वैश्विक मुद्दों पर सहयोग मजबूत करने को लेकर विचारों का आदान प्रदान किया गया। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। वाराणसी में यह पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है जो 2 दिन तक चलेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित सम्मेलन में हिंदी की भूमिका पर चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं की सहेली है और इनके बीच कोई अंतर विरोध नहीं है। अमित शाह के मुताबिक राजभाषा का विकास तभी हो सकता है जब स्थानीय भाषाओं का विकास हो और स्थानीय भाषा का विकास तभी हो सकता है जब राजभाषा देश भर में मजबूत हो। सचिव राजभाषा सुश्री हो रहा है। हम सब हिंदी प्रेमियों के लिए भी ये संकल्प का वर्ष रहना चाहिए कि 100 साल जब आजादी के हो तब इस देश में राजभाषा और हमारी सभी स्थानीय भाषा का दबदबा इतना बुलंद हो कि किसी भी विदेशी भाषा का सहयोग लेने की जरूरत न पड़े। 2014 के बाद मोदी जी ने पहली बार मेक इन इंडिया और अब पहली बार स्वदेशी की बात कर स्वदेशी को फिर से हमारा लक्ष्य बनाने के लिए आगे बढ़े। हिंदी और हमारी स्थानीय भाषाओं के बीच में कोई अंतर विरोध नहीं है। हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं की सहेली है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर स्वतंत्र भारत में हिंदी की भूमिका में काशी का बहुत बड़ा महत्व है। काशी हमारी परंपरा में सिर्फ इस धरती से ही अलग नहीं है, बल्कि भाषा, संस्कृति, अपनी विशिष्टताओं के कारण भी यह पूरी दुनिया में अनूठी है। इसने ही आधुनिक हिंदी को जन्म दिया। यहीं से व्याकरण मिला उसे, शब्दानुशासन भी, और हिंदी को खड़ी बोली स्वरूप देने तक जो बनारस का योगदान रहा है, काशी का योगदान रहा है, वह अद्भुत है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मनुष्य को इस सृष्टि में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति माना गया है। ये सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने हमें अभिव्यक्ति का एक माध्यम दिया है। ये माध्यम है हमारी भाषा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के हर बड़े मंच पर पूरी प्रामाणिकता के साथ
हिंदी में अपने उद्बोधन के माध्यम से भारत और भारतीयता को एक नई पहचान दी, एक नई ऊंचाइयां दी हैं। हम सबकी एक लिपि है, वह देवनागरी लिपि है, और सभी लोग उस लिपि के माध्यम से ही अपनी बोली, अपनी भाषा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी, आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें कही। अमित शाह ने कहा कि पहले आजमगढ़ में जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का राज चलता था, सबको न्याय नहीं मिलता था। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर पूर्ण विराम लगाया है। प्रदेश का जीडीपी 10,90,000 करोड़ था, आज 21,31,000 करोड़ करने का काम। बेरोजगारी का दर 70.5% था, कम करते 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 4.1% पर रहा है। मेडिकल कॉलेज 10 थे, आज 40 है। मेडिकल कॉलेज सीटें 1200 थी, आज 3800 है। मित्रों, ढेर सारा किसानों का अनाज, धान खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। पीटीसी इंडस्ट्री परिसर में आयोजित लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्रांति ला सकता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज रक्षा के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, आज जब हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इससे अच्छा अवसर क्या होगा कि हम एक बार फिर मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के अपने संकल्प को एक नई दिशा दें। हम अपने अतीत से सीखते हुए वर्तमान पर काम करते हुए भविष्य को सशक्त बनाएं। और यह कम बात नहीं है कि आज भारत की सुरक्षा जरूरतें भारत के लोगों द्वारा ही पूरी की जा रही हैं। ये हम सबके लिए गौरव की बात है कि भारत की सुरक्षा की जरूरतें भारत के लोगों के द्वारा ही पूरी की जा रही हैं। वित्त मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक 19 राज्यों के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में 8,453 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए स्थानीय निकायों को 4,28,000 करोड़ रुपए का अनुदान देने की सिफारिश की थी, जिसमें 70,051 करोड़ रुपए का अनुदान स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए है। चालू वित्त वर्ष में स्वास्थ्य अनुदान के लिए 13,192 करोड़ की राशि जारी की गई। इसमें ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए 8,273 करोड़ रुपए और शहरी निकायों के लिए 4,919 करोड़ रुपए शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से बाकी 9 राज्यों से उनके प्रस्ताव मिलने के बाद स्वास्थ्य अनुदान राशि जारी की जाएगी। और रेलवे ने तत्काल प्रभाव से मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का विशेष दर्जा खत्म करने और महामारी से पहले का टिकट किराया बहाल करने का आदेश जारी किया है। रेलवे बोर्ड ने कहा कि रेलगाड़ियां अब नियमित संख्या में संचालित होंगी और महामारी से पहले का किराया बहाल किया जाएगा। ये व्यवस्था लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने के लिए शुरू की गई थी। इससे पहले जो स्पेशल ट्रेनें 0 नंबर से चल रही थीं, अब वो नॉर्मल नंबर पर चलेंगी। गौरतलब है कि नॉर्मल नंबर पर चलने का मतलब ये है कि उसके 2-3 डिफेक्ट होते हैं। एक तो ये कि जो स्पेशल ट्रेनों की कैटेगरी है उसको खत्म कर दिया गया है। दूसरा, इसमें कुछ किराए विशेष के लिए लिए जाते थे, वो अब प्रक्रिया भी खत्म कर दी गई है। और कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 111 करोड़ 40 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 58,42,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में दैनिक वृद्धि लगातार 36 दिनों से 20,000 से नीचे है और ये
139वें दिनों में 50,000 से कम बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में स्वस्थ होने की जो दर है वो 98.26% है। इस समय देश में 1,36,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। और बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो नजर डालेंगे राज्यों से जुड़ी अहम खबरों पर। Watch Perspective on Sunset TV at 9:30 p.m. हमारा देश आजादी की 75वीं सालगिरह के तौर पर अमृत महोत्सव मना रहा है। दुनिया भर में आजादी का अमृत महोत्सव का समारोह लगातार जारी है। इस बार साल 2020 के लिए जिन लोगों को पद्म सम्मान दिए गए हैं उनमें से कईयों की पृष्ठभूमि बेहद मामूली है। हर छोटा छोटा प्रयास वो बड़ा प्रयास बाद में बनता है, पर मकान बनता है तो नींव के अंदर एक एक ईंट लगनी शुरू होती है। न्यू इंडिया की जो इमेजिनेशन है, नव भारत, तो वो भी इससे साकार हो रहा है। हमें किसी का रंग रूप या फिर क्या वो एजुकेटेड है ये नहीं देखना, जबकि ये भी देखना है साथ में कि वो क्या काम कर रहे हैं देश के लिए और हमें उनसे सीखना चाहिए। मैंने बनाना है कि हम केवल ये जीवन अपने लिए नहीं जिएंगे, दूसरों के लिए भी जिएंगे और कुछ भी करें अपने दिल की सुननी चाहिए और करना चाहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब वक्त राज्यों से जुड़ी अहम खबरों को जानने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भोपाल के जंबूरी मैदान पर जनजातियों के विकास और कल्याण कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री की यात्रा के प्रबंधों की समीक्षा करते हुए कहा कि अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस खुशियों का अवसर है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सिटीजन्स टेली लॉ मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इस ऐप के जरिए कानूनी सलाह और परामर्श देने वाले पैनल में शामिल वकीलों से सीधे बात की जा सकेगी। कानून मंत्री ने कहा कि इस ऐप से लोगों को कानूनी समस्याओं का समाधान करने में आसानी होगी। राजस्थान में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या किसी तरह का बदलाव करवाने के लिए विशेष अभियान के तहत कल सभी मतदान केंद्रों पर शिविर लगाए जाएंगे। यह अभियान राज्य के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के 52,066 मतदान केंद्रों पर चलाया जाएगा। इसके लिए 2.31 करोड़ नागरिकों को SMS के माध्यम से जानकारी दी गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज गोरखपुर और कुशीनगर के दौरे पर हैं। अखिलेश यादव कुशीनगर जिले की सभी विधानसभाओं में समाजवादी विजय यात्रा निकाल रहे हैं। रथ यात्रा का मकसद उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूर्वांचल में पार्टी की जड़ों को धार देना है। मुंबई नागपुर समृद्धि हाईवे को जोड़ने वाले जालना नांदेड़ एक्सप्रेस वे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 190 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे के लिए लगभग 2000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इस भूमि की अनुमानित लागत 12,000 करोड़ रुपए है।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 26 नक्सली मारे गए। मुंबई से 920 किलोमीटर दूर जिले के 11 वन क्षेत्र के धनोरा में पुलिस टीम के तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़ हुई। सूचना के अनुसार नक्सलियों ने पहले पुलिस पर गोलीबारी की, जिसके बाद से पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई सहित राज्य के अन्य हिस्सों में हफ्ते भर से हो रही भारी बारिश से थोड़ी सी राहत देखने को मिली है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना लो प्रेशर एरिया कमजोर पड़ गया है, जो उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट को पार कर रहा है। हालांकि इस दौरान आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बारिश तेज होगी, लेकिन चेन्नई में बारिश की रफ्तार धीमी रहेगी। केरल में अगले 5 दिनों तक तेज बारिश और हवाएं चलने की संभावना है। 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पत्तनमथिट्टा, अलपुझा, कोट्टायम और इडुक्की जिले में कल ऑरेंज अलर्ट रहेगा। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। और अब देश की कुछ और अहम खबरों पर नजर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज नेल्लोर में स्वर्ण भारत ट्रस्ट में कौशल्या सदन ग्रामीण स्व सशक्तिकरण प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने यहां पे विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास और पुनर्वास के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र के कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत की। उपराष्ट्रपति ने एक समावेशी समाज के निर्माण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों के प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए। उन्होंने निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार देने का आग्रह करते हुए कहा कि अगर सक्षम वातावरण बनाया जाए तो विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की पहल पर 14 नवंबर को विशेष बाल विधानसभा सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस बाल विधानसभा सत्र के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे। यह आयोजन राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। इस बाल विधानसभा सत्र में देश भर के बच्चों की राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने के लिए 60 ऑनलाइन सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। एथलीट नीरज चोपड़ा, पहलवान रवि कुमार समेत 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाइन, हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश और मनप्रीत सिंह, पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा और मनीष नरवाल, पैरा एथलीट सुमित अंतिल, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, महिला क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज और फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री शामिल हैं। वहीं 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल, पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह, एथलीट अर्पिंदर सिंह, तलवारबाजी की खिलाड़ी भवानी देवी, क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन, टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना, निशानेबाज अभिषेक वर्मा और मुक्केबाज सिमरनजीत कौर शामिल रहे। इस दौरान राष्ट्रपति ने द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किए। और भारत के प्रोफेसर बिमल एन पटेल को 5 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है। उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। बिमल पटेल को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 192 मौजूदा सदस्यों में से 163 वोट मिले और वो एशिया प्रशांत समूह में शीर्ष पर रहे, जिसमें चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के उम्मीदवार भी थे। चीन को 142 वोट ही मिल पाए। एशिया प्रशांत समूह में 8 सीटों के लिए 11 बेहद मजबूत उम्मीदवार थे, जिससे यह मुकाबला कड़ा हो गया था।
पाकिस्तान उच्चायोग ने गुरु नानक देव की जयंती की पूर्व संध्या पर भारतीय सिख श्रद्धालुओं को करीब 3000 वीजा जारी किया। श्रद्धालुओं को 17 से 26 नवंबर तक विभिन्न गुरुद्वारों में मत्था टेकने के लिए पाकिस्तान आने के लिए वीजा जारी किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सोमवार को एक डिजिटल शिखर बैठक करेंगे। व्हाइट हाउस ने इस बात की जानकारी दी है। पिछले कई सालों में अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा है। ऐसे में यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और अब चलते चलते मणिपुर की राजधानी इम्फाल को पारंपरिक, सांस्कृतिक और खेल के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान यहां स्थित ऑल इंडिया विमेन मार्केट है। इस महिला मार्केट को पूरी तरह से दरअसल महिलाएं ही चलाती हैं। आप भी देखें इसकी कुछ बेहतरीन तस्वीरों को। दीजिए इजाजत, नमस्कार।